नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सूर्यकांत, विभागाध्यक्ष रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। साथ ही साथ फेफड़े के कैंसर की एक हमारी राष्ट्रीय संस्था है, उसका नाम है इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ लंग कैंसर। उसकी मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य हूं। दोस्तों, आज है विश्व लंग कैंसर दिवस, यानी कि वर्ल्ड लंग कैंसर अवेयरनेस डे, और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक चेतना के रूप में, एक अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में मनाया जाता है 1 अगस्त को। आज हम चर्चा करेंगे कि फेफड़े के कैंसर की समस्या कितनी है, फेफड़े का कैंसर होता क्यों है, क्या उसके मुख्य कारण हैं या कौन से प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, फेफड़े के कैंसर को अर्ली स्टेज पर हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कौन से लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हमें कौन से जांच करानी चाहिए, फिर उसका हम उपचार कैसे कर सकते हैं और बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दोस्तों, दुनिया में लंग कैंसर की क्या स्थिति है। दुनिया में आप समझिए कि बहुत से लंग कैंसर होते हैं, लेकिन उनमें से करीब 7% कैंसर का हिस्सा, 7 से 8% कैंसर का हिस्सा वो फेफड़े का कैंसर का होता है। हमारे देश की हम बात करें तो हमारे देश में भी लगभग 1 लाख कैंसर के रोगी प्रति वर्ष पैदा होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है दोस्तों कि इसमें से 85,000 लंग कैंसर के रोगियों की मृत्यु हो जाती है। सोचिए, 85% मृत्यु दर, इतनी मृत्यु दर, इतनी बड़ी मृत्यु दर किसी कैंसर की नहीं है। हम सभी जानते हैं कि कैंसर एक बहुत ही कठिन बीमारी है, और कई बार जो बहुत ही कठिन कैंसर माने जाते हैं, या जैसे मैंने अभी बताया कि जिनमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, उनमें से फेफड़े का कैंसर एक कैंसर है जिसमें मृत्यु दर 85% तक है। अब हम बात करेंगे कि ये जो फेफड़े का कैंसर है, ये आखिर होता क्यों है। तो सबसे पहले जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है, यानी परिवार में फेफड़े का कैंसर या कोई और कैंसर हुआ है, तो उसमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात, जो लोग धूम्रपान करते हैं, चाहे वो बीड़ी हो चाहे सिगरेट हो, या जो लोग परोक्ष धूम्रपान के शिकार हैं, अर्थात जैसे घर में कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो परोक्ष धूम्रपान यानी पैसिव स्मोकिंग के शिकार हो जाते हैं। जब कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, स्वयं पीता है, तो उसका 30% धुआं उसके फेफड़े में जाता है, और बाकी 70% धुआं जो है वो अड़ोसी पड़ोसी के फेफड़े में चला जाता है, जिसको हम परोक्ष धूम्रपान या पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। और दोस्तों, ये पैसिव स्मोकिंग जो होती है वो उतनी ही नुकसानदेह होती है जितने की एक्टिव स्मोकिंग होती है। इसके अतिरिक्त अभी भी गाँव में कुछ महिलाएं लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही हैं। ये धुआं भी फेफड़े के कैंसर को बढ़ावा देते हैं। हम कह सकते हैं कि धूल, धुआं और गर्दा किसी भी तरह से आ रहा हो, चाहे फैक्ट्री का धुआं हो, चाहे केमिकल का धुआं हो, चाहे इंडस्ट्री का धुआं हो, चाहे घर में बनने वाले लकड़ी के चूल्हे का खाना का धुआं हो, या आप जो वायु प्रदूषण का धुआं है वो हो, ये सब इसमें कैंसर कारक तत्व मौजूद होते हैं जिनके कारण फेफड़े का कैंसर हो सकता है। अब हम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट विषय है उसकी बात करेंगे, वो है तंबाकू का धुआं। और दोस्तों, देश और दुनिया में 90% जो फेफड़े की मृत्यु हो रही हैं, उनमें ये पाया गया है कि सभी के सभी लोग धूम्रपान करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि धूम्रपान का और फेफड़े का कैंसर का कितना करीबी संबंध है। ये क्यों है? इसलिए है कि जब हम कोई बीड़ी सिगरेट के धुआं की रसायन की जांच की गई तो पाया गया कि 7,000 विषैले तत्व बीड़ी सिगरेट के धुआं में पाए जाते हैं। कोई भी धुआं हो, चाहे वो हुक्का का हो या और किसी का हो, ई सिगरेट का हो। अब ये 7,000 विषैले तत्वों में से 700 केमिकल ऐसे होते हैं, विषैले तत्व ऐसे होते हैं जो कैंसर कारक हैं, जिनके कारण फेफड़े का कैंसर हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, सबसे प्रमुख कारण जो फेफड़े का कैंसर का है वो धुआं ही है, चाहे बीड़ी सिगरेट, हुक्का और ई सिगरेट का हो, या घर के अंदर का धुआं हो, या फैक्ट्री का धुआं हो, या और कोई धुआं हो, या वायु प्रदूषण ही क्यों ना हो। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसके जो लक्षण होते हैं वो किसी भी क्रोनिक फेफड़े की बीमारी के मिलते जुलते लक्षण होते हैं। और सब अब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा क्रोनिक प्रमुख बीमारी हमारे देश में कौन सी होती है? टीबी होती है। तो टीबी के लक्षण और लंग कैंसर के लक्षण आपस में मिलते जुलते हैं।
इसमें भी खांसी आती है, इसमें भी खांसी का खून आ सकता है, इसमें भी बुखार आ सकता है, इसमें भी वजन कम हो सकता है, भूख कम लग सकती है, कमजोरी आ सकती है, थकान हो सकती है। या इसके अतिरिक्त लेट स्टेज में जब फेफड़ा के कैंसर दूसरे अंगों में फैल जाता है तो झटके आ सकते हैं, रीढ़ की हड्डी में ये कैंसर फैल सकता है, लिवर में फैल सकता है तो लिवर की समस्याएं हो सकती हैं, पेट में फैल सकता है, कहीं भी फैल सकता है शरीर के किसी हिस्से में। क्योंकि फेफड़े के अंदर की सेल्स जो हैं, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि फेफड़े के अंदर रक्त की शुद्धिकरण का कार्य होता है। दिल से शुद्ध रक्त निकलता है, शरीर में जाता है, ऑक्सीजन लेता है शरीर, फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त अशुद्ध रक्त फेफड़े में साफ होने के लिए आता है, ऑक्सीजन फिर दी जाती है। तो यानी रक्त संचरण पूरे शरीर में 5 लीटर शरीर होता है और ये दिन भर फेफड़े के अंदर से गुजरता है। तो जब ट्यूमर सेल्स अगर फेफड़े में है तो थोड़ी थोड़ी शेडो फोर करके ये ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से अन्य अंगों में भी जाती है। इसीलिए फेफड़े का कैंसर जो है वो जल्दी से पहली स्टेज से तुरंत तीसरी और दूसरी तीसरी से होता हुआ चौथी स्टेज पे पहुंच जाता है। तो जैसा सब कैंसर के साथ होता है, इसकी भी 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जिसमें बहुत कम लक्षण होते हैं, लेकिन खास तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए, वार्निंग, अगर आपके बिना कारण वजन हो रहा है, भूख कम लग रही है, खांसी में खून आ रहा है और अगर आप स्मोकर रहे हैं या कोई माता बहन लकड़ी के चूल्हे पर लंबे समय तक खाना बनाती रही है या आप बहुत बड़े वायु प्रदूषण के एरिया या इंडस्ट्री केमिकल फ्यूम से एक्सपोज रहे हैं, तो आपको तुरंत अपनी जांच करानी चाहिए। ये प्रारंभिक लक्षण हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल एक चेस्ट का एक्सरे करते हैं, उसमें देखते हैं कोई धब्बा ट्यूमर तो नहीं है। चेस्ट के एक्सरे से नहीं पता चलता है तो हम बलगम की जांच कैंसर सेल्स के कराते हैं। फिर हम सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन में ट्यूमर मिलता है तो हम देखते हैं कि ब्रोंकोस्कोपी की ज़रूरत नहीं है या सीटी गाइडेड बायोप्सी हो सकती है कि ब्रोंकोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी हो सकती है। अगर कोई गांठें बन गई हैं तो एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, इसकी सुविधा जहाँ है वो जांच कराई जाती है। फिर ये फेफड़े का कैंसर दूसरे अंगों में तो नहीं फैल गया है तो पैट सीटी स्कैन कराया जाता है। मैं आपके सभी को बता दूं कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग, जिसका मैं विभागाध्यक्ष हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, फेफड़े के कैंसर की हर जांच की हर सुविधा मौजूद है, चाहे वो ब्रोंकोस्कोपी हो, सीटी स्कैन हो, एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड हो या कोई और अन्य सुविधा हो, सब जांचें यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर डायग्नोसिस बन गई तो कितने परत का कैंसर होता है और कौन सी स्टेज के लिए क्या क्या इलाज हमारे पास हो सकते हैं। तो हमारे 2 तरह के कैंसर हो सकते हैं। जब पैथोलॉजी की रिपोर्ट आती है तो उसमें वो बताते हैं कि भाई ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा है या नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा और भयावह होता है और तेजी से फैलता है, उसकी मृत्यु दर ज़्यादा होती है, लेकिन वो सिर्फ 15% मामलों में पाया जाता है। ज़्यादातर नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है, वो 85% होता है। 3 तरह की मुख्यतः इलाज होते हैं। पहली 2 स्टेज में सर्जरी हो सकती है, यानी ट्यूमर आपका निकाल दिया जाएगा, उसके साथ के गांठें निकाल दी जाएंगी, थोड़ा बहुत हिस्सा आसपास का और निकाल दिया जाएगा। तो हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में और अन्य बड़े संस्थानों में ये लंग की सर्जरी की भी सुविधा मौजूद है। लंग की सर्जरी जो है वो कई सेंटर पर रोबोटिक सर्जरी भी होती है, तो और आसान होती है, थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा होती है, उसमें और प्रिसाइज सर्जरी हो जाती है। तो पहली 2 स्टेज में सर्जरी कर सकते हैं, बाकी सभी स्टेज में हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं, रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं। लेकिन अगर रोगी इस चौथी स्टेज से में पहुंचकर ये तरह असहाय हो गया है कि वो बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसका जो जनरल कंडीशन है बहुत ज़्यादा पुअर हो गई है, तो दोस्तों कोई भी इलाज संभव नहीं है। न सर्जरी संभव है, न कीमोथेरेपी संभव है, न रेडियोथेरेपी संभव है। तब केवल इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी और पैलिएटिव थेरेपी और पेन मैनेजमेंट थेरेपी यही काम आती है, जिसको हम टर्मिनल केयर कहते हैं पेशेंट की। तो कृपया ऐसा ना करें। और कई बार ऐसा होता है कि मरीज को लंग कैंसर होता है लेकिन एक्सरे के धब्बे का इलाज टीबी की तरह चल जाता है, और इसीलिए मेरी बहुत पुरानी कहावत है, 30 वर्ष पुरानी कहावत है, मैं आपको भी बता देता हूं कि जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ऐसे एक्सरे का हर धब्बा टीबी नहीं होती। ये मैं इसलिए कहता हूं कि लंग कैंसर का मरीज है, टीबी का इलाज चल जाता है धब्बा समझ के, क्योंकि उसको बुखार आ रहा होगा, खांसी होगी, खांसी में खून होगा, तो ज़्यादातर टीबी समझ में आ जाती है और टीबी का इलाज चल जाता है, और ये गलत इलाज चल जाता है, जिससे कि फेफड़े का कैंसर पहली, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज से होता हुआ चौथी स्टेज तक फैल जाता है। अब जबकि लास्ट स्टेज में, आखिरी स्टेज में कोई इलाज बचता नहीं है। तो कृपया ऐसा ना करें। अगर गलती से किसी का टीबी का इलाज चल भी गया है और 1 महीने के अंदर फायदा नहीं हो रहा है, तो आप सभी जो सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि उसका सेकेंड ओपिनियन लें और पुनः कंफर्म करें कि क्या ये टीबी ही हमारे मरीज को है, कहीं ऐसा तो नहीं ये फेफड़े का कैंसर हो। तो आप सभी
इस वीडियो को देखें और इस मैसेज को संचारित करें और लोगों को बताएं कि भाई हर धब्बा फेफड़े का वो टीबी नहीं होती है, फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है, लक्षण मिलते जुलते हैं। इसलिए अगर कैंसर है तो अर्ली स्टेज में उसकी डायग्नोसिस कराएं, ट्रीटमेंट कराएं और अपने मरीज को स्वस्थ बनाएं। नमस्कार।